नकारात्मक पॉलिटिक्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। जैसे मैं तो मुबारकबाद अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी को भी देता हूं, इनकम टैक्स को भी देता हूं, फिर चुनाव जीत गई। मैं बिल्कुल उस ट्रैप में फंस गए अरविंद केजरीवाल साहब। अब आप बता दीजिए, जितनी नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे थे, वोट जनता ने दिया है जवाब साहब, वोट जनता ने दिया है। परसेप्शन पे वोट पड़ता है, इससे कैसे करा जाएगा? मोदी भी है ना, आप कहां से लेकर आएंगे अपने लिए मोदी? तो नरेंद्र मोदी है ना, हराना, और मोदी के चेहरे पर कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है? बिल्कुल 240 बात है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ चुनाव आयोग को, मुबारक हो चुनाव आयोग को। मैं ईडी को भी बधाई देता हूँ, इनकम टैक्स को भी बधाई देता हूँ, सबको बधाई हो। सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी याद आ, मतलब जो एक लाइनें वन लाइनर आती है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे जब्बार साहब। हम बिल्कुल खंबा नोचे। मोदी को हराने के लिए सब लोग एक हो गए। क्यों नहीं हराया? फिर भी रोकिए आप 240 पर। अभी मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, बाहर गए वो प्रधानमंत्री नहीं है। चले गए जल्दी से केजरीवाल जी आपकी बात, उसके बाद शायद जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से। 200 नहीं क्रॉस होती भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है? और कितना आक्रामकता बाकी रह गई थी, ये बड़ा गजब है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव होते हैं और कौन सी पार्टी जीत जाती है, कौन सी पार्टी हार जाती है, तो इस पे बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो परसेप्शन जो होता है, एक्चुअली इसी पर आधारित होता है कि जनता किसको वोट देगी। अब ये भी है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जीत गया तो मतलब पूरी की पूरी जनता उसको वोट दे दी, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि अगर आप वोट देखिए तो कोई पार्टी को 20% वोट आ रहा है, किसी को 30% वोट आ रहा है, किसी को 40% वोट आ रहा है, और उसके बाद में फिर जहां पर ज्यादा एक क्षेत्र है जहां पर ज्यादा वोट जिसको मिले वो जीतेगा। इस तरीके से जितने भी क्षेत्र होते हैं, अब जैसे कि दिल्ली का चुनाव हुआ, इसमें 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें से जो ज्यादा जीतेगा, मतलब 36 का आंकड़ा ला देगा, तो उसकी सरकार बन जाएगी, है ना। तो जो परसेप्शन होता है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये परसेप्शन भी किस तरीके से होता है कि कौन डिलीवर कर सकता है। जनता को तो उसी विधि से मतलब होना चाहिए ना, कि कौन आएगा और जो डिलीवर नहीं करे, जो डिलीवर करेगा उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो प्रॉमिस किए कर रही है पार्टियां, तो वो फिट बैठती है कि नहीं जनता के जो मुद्दे हैं उससे। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जनता जो है जब भी चुनाव होता है तो एक्सपेरिमेंट भी करती है। अब जैसे कि 2014 के जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, तो उसके पहले यूपीए की सरकार में अच्छे काम हुए थे और विकास भी जबरदस्त तरीके से हुआ था। उसके बाद भी अब क्या होता है कि जनता को लगता है कि इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है ना। और दूसरा चीज, जो लोग नाराज है, जिनको फायदा नहीं मिला, तो वो तो खैर फिर पलटी मारेंगे, किसी और की तरफ देखेंगे, तो ये भी चीज होता है। और एक तो खैर चीज होता है कि जो एकदम मतलब फिक्स्ड वोट बैंक है, मतलब कुछ भी हो जाए वो उसी पार्टी को वोट देने वाले हैं। अब जैसे कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं आज के डेट में करीब 8% है, वो कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को ही वोट देंगे। पूरे देश में करीब इस तरह का आप आंकड़ा देख सकते हैं। और बाकी जो जनता होती है जो वोट देती है जैसे बीजेपी को, तो वो अलग अलग मुद्दों पर वोट देती है। वैसी कांग्रेस जो है, आप देखिए 2019 के चुनाव हुए थे, बहुत ही मतलब कि निराशाजनक हुए थे कि मोदी जी 5 साल में कुछ नहीं कर पाए थे, फिर भी वो जीत गए थे प्रचंड बहुमत से। तभी भी कांग्रेस को 19% वोट जनता ने दिया था पूरे देश में। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये 19% जनता है तो वो कांग्रेस को वोट देगी, किस कुछ भी हो जाए। तो ये फर्क है। भाजपा को ये चीज बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस जो है वो अगर उनका चल गया परसेप्शन, कुछ क्लिक कर गया, तो फिर कांग्रेस से बड़ी बढ़िया पार्टी कोई हो नहीं सकती, ये चीज है। तो जनता जैसे 2014 में मोदी जी को क्यों लाई थी, तो यूपीए के 10 साल हो गए थे, अच्छे अच्छे काम भी हो गए थे। अब जनता को मोदी जी जो आए तो वो क्या बोले कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और जो किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, काला धन लेके आ जाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था उस वक्त।
तो काला धन मैं स्विस बैंक से लेके आ जाऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख यूं आ जाएंगे, मुझे सिर्फ 40 दिन का वक्त लगेगा। इस तरह का बात किया था मोदी जी ने। तो जनता को लगा कि एक चांस लेना चाहिए और मोदी जी को जिता दिया। उसके बाद 2019 के चुनाव हुए तो उसमें तो क्या हुआ था कि कुछ जनता जो है, अगर आप गांव में उस समय की आप रिपोर्टिंग देखिए, जो गांव में जाते थे तो जनता बोलती थी कि 5 साल कम होते हैं, एक चांस थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। तो वो एक वोट फैक्टर हुआ। और दूसरा वोट फैक्टर क्या हुआ, तो मोदी जी बालाकोट स्ट्राइक कर रहे हैं उस वक्त, जो देश में जिस तरीके का वो जो 40-42 जवान तो शहीद हो गए थे पुलवामा में, तो वहां पे जो मुद्दा उठा था उसका मुद्दा था, तो उस पे वोट जनता ने दिया, क्योंकि मोदी पूरे देश में जा जाके घूम के बोल रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, बालक जो जवानों के नाम पर वोट देंगे क्या मोदी, इस तरह का बात किया। तो वो एक चीज था। और दूसरा, जनता को लगा कि 5 साल कम होते हैं तो थोड़ा सा मौका देना चाहिए, तो वो बहुत था। इसलिए मोदी 19 में जीत गए। अब 2024 में क्या हुआ, तो 10 साल से मोदी जी शासन कर रहे थे और जनता की हालत और खराब हो गई, है ना। आप देखे होंगे कि हर चीज में, जैसे कि जो भूखमरी के मामले में देश कहाँ मतलब गड्ढे में जा रहा है, जो विकास के नाम पर गड्ढे में जा रहा है, जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें गड्ढे में जा रहा है, और तरक्की के नाम पे कुछ नहीं हो रही है, और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। ये उसके बाद में जो काम हो रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार एक्चुअली बहुत ज्यादा है। मोदी के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे समझ में आया कि चंदा जो है वो बीजेपी को क्यों जाता है, क्योंकि बीजेपी राज कर रही है। तो मतलब जो भी ठेका मिल रहा है सरकारी, तो वो बीजेपी के ही द्वारा मिलेगा, बीजेपी सरकार के द्वारा ही मिलेगा। तो जो भी ठेका लेना है तो आप पहले चंदा दो, उसके बाद में धंधा दो। और उसके बाद में ये भी देखे कि ईडी के रेट पूरे देश में, ईडी, सीबीआई, आईटी के रेट बढ़ रहे थे, तो मतलब कि जो चंदा नहीं देगा उससे हफ्ता भी वसूली होगी। तो उससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचारी जो थे दूसरी पार्टियों के, तो ईडी, सीबीआई, आईटी का उपयोग किया मोदी जी ने, तो इससे पार्टियां कमजोर हुई, है ना। तो उससे उनका फिर पार्टियां कमजोर होती है तो फिर उनका फिर चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि वो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया था मोदी जी ने, अपनी सरकार बना लिया था, और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था। एमपी में सिंधिया को तोड़ के अपनी सरकार बना लिए। कर्नाटक में भी वैसे ही कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार थी सेकुलर जनता दल के साथ में, तो उसको भी तोड़ के अपना वहां पर सरकार बना लिए थे 2019 में। तो और फिर ईडी, सीबीआई का जो रेट पड़ रहा था, तो उससे आम आदमी पार्टी को कमजोर किया, हर जगह कमजोर करने की कोशिश की। जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन को, और बिहार में लालू और तेजस्वी यादव की फैमिली को। तो ये जो मोदी जी का एजेंडा है कि दूसरी पार्टी को इतना कमजोर कर दो कि वो चुनाव लड़ ही नहीं पाए, या लड़े तो वो उनके पास में ना नेता रहे ना कुछ रहे, और जो भी भ्रष्ट नेता जो है वो अपने पार्टी में शामिल कर लो। तो ये आपने देखा है। तो ये पूरे भ्रष्टाचारियों को तो मोदी अपने पास में शामिल कर चुके हैं, है ना। और ये जो आप देखेंगे कि मोदी का जो हिसाब किताब है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम जो था, तो चंदा दो, धंधा लो और हफ्ता वसूली, ये सब भी चल रहा था। तो इसीलिए इतना ज्यादा मोदी जी ने ताकत लगाया, लेकिन कितने वोट आए, 240 ही सीट पे सिमट गए थे। मतलब कि सरकार भी नहीं बन सकती थी। तो उसके बाद में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ में लेके सरकार बनाए हैं, और सरकार इस तरीके से चल रही। तो ये आपने देखा, और ये चीज जो है
कमोबेश लागू होती है, मतलब वक्त लगता है लेकिन ये चीज लागू होती है। तो दिल्ली में अब जैसे कि जो 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था उससे फायदा जरूर लोगों को मिल रहा था, इसीलिए 10 साल से वो चुनाव जीत रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो ये जो 4 चीजें जो जनता को आम आदमी पार्टी ने दी, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और जो फ्री बिजली और फ्री पानी, तो ये चला। लेकिन अब जो है, जो दूसरे मुद्दे थे उस पे काम नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी, क्योंकि फंड ही नहीं रहेंगे, सब फंड यहीं चले जा रहे थे। तो गंदगी हर जगह, गंदा पानी, रोड भी नहीं बन रहे थे ठीक से, और यमुना का पानी, और भी इस तरह के सब मुद्दे थे। तो इन सब मुद्दों की वजह से जनता को कुछ अल्टरनेटिव चाहिए था। और एक और मुद्दा आजकल जो चल रहा है कि महिलाओं को भत्ता जो देते हैं, तो हर राज्य के चुनाव आप देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब राज्यों में देखोगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए और भत्ता देना चालू किया है पार्टियों ने। तो दिल्ली में भी सभी पार्टियों ने ये प्रॉमिस किया था। तो कांग्रेस 2500 रुपये महीना को देने की बात कर रही थी, आम आदमी पार्टी 2100 रुपया, और बीजेपी ने भी ऐसा प्रॉमिस किया। तो ये जो दिख रहा था, तो ये भी एक फैक्टर ऐड हो गया। तो सब मिला के ऐसा हुआ कि बीजेपी की तरफ कुछ लोगों का रुझान होने लगा, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो नहीं जीत सकती। तो इनके पास में एक ब्रह्मास्त्र था, बजट। तो बजट में अनाउंसमेंट हुआ, तो पहले पिछले साल 7 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स होता है तो उस पर छूट था, कि अगर आप 7 लाख से कम कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना। तो इसको इस साल बढ़ा के 12 लाख कर दिया। तो क्यों 12 लाख किया? क्योंकि जो टैक्स पेयर जो है दिल्ली में ज्यादा है। पूरे देश में देखिए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद में जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स वो दिल्ली में, तो इस पे फर्क पड़ेगा। तो टैक्स पेयर वैसे तो खैर बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मतलब दिल्ली में पकड़ ले, पूरे देश में करीब करीब 1.5-2 लाख जो है लोग वो टैक्स देते हैं, मतलब वो उनको एक्चुअली टैक्स देना पड़ता है, बाकी लोगों को छूट मिल जाती है। तो दिल्ली में टैक्स पेयर जिनको ये जो छूट का फायदा मिलेगा कितने होंगे? तो 2-3 लाख लोग हो सकते हैं। तो उससे ही सिर्फ मोदी जीत जाएंगे ऐसा नहीं था। और ये था कि जो परसेप्शन बनाया कि बहुत अच्छा बजट लाए हैं और बहुत लोगों को फायदा होने वाला है, ये जनता में किया, तो ये काम किया। और इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी के जो वोट 10% घट गए। अगर ये चीज नहीं होता, बजट जैसे कि नहीं आया होता, तो आम आदमी पार्टी के वोट हो सकता था कि 5% गिरते, और उस केस में बीजेपी नहीं जीत पाती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी जो आप देखेंगे करीब करीब बराबर है बीजेपी के साथ में। ये सिर्फ 1,90,000 वोट कम है आम आदमी पार्टी। तो वो अगर बजट नहीं आया होता तो फिर बीजेपी नहीं जीत रही थी, आम आदमी पार्टी जीतती थी। ये चीज है। तो ये चीज लाके और फिर बीजेपी को फायदा हुआ, तो वोट मिले उनको इतना ज्यादा, और उसके बाद में फिर उनकी सीटें भी ज्यादा आ गई और फिर सरकार बन गई। तो ये, लेकिन आगे क्या होगा? अब आगे देखिए कि ये जो प्रॉमिस कर दिए हैं उसको फुलफिल करना भी बहुत मुश्किल काम। ये जो गंदगी दूर करना, पानी जो है साफ करना, और यमुना की सफाई, और जो वायु प्रदूषण, उसके बाद महिला जो भत्ता मिलेगा, तो ये सब चीजें हैं। तो गंगा को तो साफ नहीं कर पाए मोदी जी, यमुना को क्या साफ कर पाएंगे? और दूसरे भी जो मुद्दे हैं इस पे कैसे खड़े उतरेंगे? और एक और मुद्दा है, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर, इतने महिलाओं के साथ में केस आते हैं रोजाना, उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है और खुलेआम गुंडाई हो रही है। तो ये तो अभी से चले आ रहा है, अमित शाह के अंदर में ही है दिल्ली की पुलिस।
तो वो तो खुद ही जब अभी तक नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अभी जैसे कि दिल्ली में आ जाएगी बीजेपी तो वो क्या कंट्रोल करेगी, है ना। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो आगे देखिए फिर अगला जो चुनाव होगा तब क्या होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है जनता के आकांक्षाओं पर खड़ा उतरना। और जिस तरीके से मोदी जी का हाल अब दिखता है कि अब वो लोकसभा चुनाव में तो अब मोदी जी अब आने वाले नहीं है, बीजेपी आने वाले नहीं, मतलब मोदी जी किसी और को भी खड़ा कर दे तभी भी बीजेपी अब नहीं आ सकती है। कांग्रेस जो है लोकसभा में अब कांग्रेस ही रहेगी, अब देखिएगा। और जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें ये सब वायदे करके या चुनाव जीतते हैं, लेकिन वायदे ये सब कैसे पूरा करेंगे तो वो देखने वाली बात है। फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, तब पता चलेगा।